बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने यूक्लिडियन डोमेन्स जो है उनका आइडिया जो है वो लिया था कि बेसिकली यूक्लिडियन डोमेन क्या होती है। हमने देखा था कि किसी इंटीग्रल डोमेन के ऊपर नॉर्म क्या होता है। ठीक है जी। एक आपके पास फंक्शन था जो उसको मैप करता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के ऊपर, और फिर पॉजिटिव नॉर्म ऐसा होता है कि जो नॉन ज़ीरो जितने भी हैं उनको पॉजिटिव इंटीजर्स के ऊपर मैप करें। ठीक है जी। नॉर्म होने के लिए आपके पास कंडीशन क्या होती है जी कि एक फंक्शन जो किसी इंटीग्रल डोमेन को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में मैप करता है और ज़ीरो को ज़ीरो पे मैप करता है, एंड दैट्स ऑल। ठीक है। फिर पॉजिटिव नॉर्म आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि नॉर्म के रेफरेंस से ही बात हुई थी कि यूक्लिडियन डोमेन एक ऐसी इंटीग्रल डोमेन होती है जिसके अंदर डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो अवेलेबल हो। ठीक है जी। और वो वैसी थी जैसे आप डिवीजन करते हैं कि अगर ए और बी उस इंटीग्रल डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं, बी जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो ए को आप लिख सकें, एग्जिस्ट करें एलिमेंट्स जो है उसी इंटीग्रल डोमेन के अंदर जिनको आपने क्यू और आर का नाम दिया था। क्यू फॉर क्वोशंट, आर फॉर रिमाइंडर, एंड ए कैन बी रिटर्न एज ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और आर इज आइदर ज़ीरो और इट्स नॉर्म, इट्स साइज इज़ लेस देन साइज ऑफ द डिवाइजर। अच्छा जी। इसके अलावा हमने ये भी प्रूव किया था कि इन अ यूक्लिडियन डोमेन, अब तो यूक्लिडियन डोमेन बन गई अगर उसमें डिवीजन एल्गोरिदम जो है अवेलेबल है, तो कि एवरी आइडियल इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है जी। हमने ये प्रूव किया था। अच्छा, डिवीजन एल्गोरिदम जो है ये हमें यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है वो अवेल करता है, और जो यूक्लिडियन एल्गोरिदम की अवेलेबिलिटी है वो हमें जीसीडीज़ जो है वो प्रोवाइड करती है। तो नेक्स्ट जो है जीसीडी का एक जो है कॉन्सेप्ट जो है वो निकलेगा, और उससे रिलेटेड जो है आइडियाज़ जो है इंटीग्रल डोमेन के ऊपर हम उनको स्टडी करेंगे। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं जी। जी, सबसे पहले तो ये देख लें, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है उसकी एग्जिस्टेंस। ठीक है जी। आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम ऑफ टू एलिमेंट्स जो है ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है ए और बी के लिए। अच्छा, इसको आप देख भी सकते हैं, उसने जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए इस एल्गोरिदम को यूज़ किया है। यहीं पे कहीं मैं देख रहा था, जैसे ये है आपके पास कि आपने द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ, ठीक है जी, 2210 एंड 1131 आपने ये फाइंड आउट करना है यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। वो कैसे जी? आपने इसको लिखा, दिस इज़ योर ए, ठीक है जी, क्यू बी प्लस आर, दिस इज़ द रिमाइंडर। ठीक है जी, सही है। और देखें रिमाइंडर जो है इज़ लेस देन डिवाइज़र। ठीक है जी। ये इसको आपने इस पर डिवाइड कर रहे हैं। फिर आपने क्या किया, ये जो आपका डिवाइज़र है, ठीक है जी, इसको फिर रिमाइंडर की फॉर्म में लिखा, यानी कि 1131 इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1079, और एक ही बार ये मल्टीप्लाई होगा, दो बार करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, और बाकी जो है कुछ बच गया। ठीक है। 131 में से जब 79 निकालेंगे तो 52 आ गया। ठीक है जी। ये अब आपका नेक्स्ट स्टेप का जो है वो रिमाइंडर आ गया, और ये आपका क्वोशंट आ गया। ठीक है जी। तो अब आपने क्या करना है, जो पहले वाला डिवाइज़र था उसको फिर नेक्स्ट रिमाइंडर जो बचा है उस पर डिवाइड कर देना है, यानी कि 1079 को 52 के साथ हम लिखना है, क्यू और आर जो है फाइंड आउट करके। तो हमने देखा कि 20 को आप 52 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 1000, और ये आ गया 40। ठीक है जी। हाँ, 1040 आ गया। ठीक है। और उसमें अगर 39 ऐड करें 1040 में तो 1079 बन जाएगा। तो ये रिमाइंडर आ गया। ठीक है जी। फिर आपने क्या किया, ये जो पिछले स्टेप का जो आपके पास डिवाइज़र था उसको फिर रिमाइंडर की फॉर्म में आपने एक्सप्रेस किया, तो 52 यहाँ पे आ गया, और 39 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 39। ठीक है जी। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बढ़ जाएगा, तो प्लस जो है अब 39 प्लस 13 आपको पता है 52 होंगे, और फिर आपने 39 को 13 की फॉर्म में लिखा, तो 13 3 इज़ 39। तो अब ये हमें पता चला कि 39 जो है दिस इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 2210 एंड 1131, और आप इसको वैसे वेरीफाई भी करके देख लीजिएगा। मेरे ख्याल में यही होगा, ये लिखा भी हुआ है। ठीक है। सॉरी, मैं वाकई गलत बोल गया हूँ। दिस 13 इज़, ठीक है, ये 13 जो है दिस इज़ द
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ, ठीक है, ये दो जो नंबर लिखे हुए हैं इनका, ठीक है जी, ये भी डिविजिबल बाय 13 है और ये भी डिविजिबल बाय 13 है, और 13 से बड़ा कोई ऐसा कॉमन जो है डिवाइज़र नहीं है जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे। तो दिस वाज द यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो हमें किसी यूक्लिडियन डोमेन के अंदर जो है अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, इसकी बेस पे अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन जो है वो यहाँ से हम बात करते हैं कि वन ऑफ द फंडामेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द यूक्लिडियन एल्गोरिदम इन जी इज़ दैट इट प्रोड्यूसेस द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स, ठीक है जी, दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र प्रोड्यूस करता है। दिस इज़ ट्रू इन एनी यूक्लिडियन डोमेन, और ये हर यूक्लिडियन डोमेन में अब ट्रू है। हर यूक्लिडियन डोमेन के अंदर यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है वो अवेलेबल होगा, यानी कि कोई भी दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स जो है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है आपके पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, वहाँ पे अवेलेबल होगा। द नोशन ऑफ अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू एलिमेंट्स इफ एट एग्जिस्ट कैन बी मेड प्रिसाइज इन जनरल रिंग्स। अच्छा, उसके अब डेफिनेशन आपके पास आ गई। लेट आर बी, ठीक है, उसको प्रिसाइजली उसने डिफाइन कर दिया, बी कम्यूटेटिव रिंग एंड लेट ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द रिंग आर, बी इज़ नॉन ज़ीरो ए। अब ये सारी डेफिनेशंस हैं, जब आपके पास यूक्लिडियन एल्गोरिदम जो है वो आ गया तो उसको आपने प्रिसाइज कर दिया, डेफिनेशन हर चीज़ के अलग-अलग कर दिए। ए इज़ सेड टू बी मल्टीपल ऑफ बी इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन द रिंग आर विद ए इज इक्वल टू बी एक्स। इन दिस केस बी इज सेड टू डिवाइड ए और बी अ डिवाइज़र ऑफ ए, और उसको लिखेंगे कैसे, बी डिवाइड्स ए, ठीक है जी। अगर बी को किसी एक्स से मल्टीप्लाई करके ए बनाया जा सके, ठीक है, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स सच दैट ए कैन बी रिटर्न एज बी इंटू एक्स, ठीक है जी। बी को हम कहेंगे कि बी डिवाइड्स ए, बी इज़ अ डिवाइज़र ऑफ ए, और उसके लिए सिंबल जो है वो ये है, और हम इससे पहले भी फेमिलियर हैं, ठीक है जी। हर जगह हम रियल में भी और ऐसे डिफरेंट जगहों पे डिवीजन लिखने के लिए इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, सिंबल्स, ठीक है, डिवीजन वाला। अब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र वही है जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है जी, कि दो आपके पास कोई भी अब यानी कि सिंपली नंबर्स तो नहीं है, ठीक है, अब आपके पास एलिमेंट्स कहना चाहिए, क्योंकि रिंग के लिए जो है आपके पास और तरह के रिंग भी होते हैं, रिंग ऑफ फंक्शंस भी हैं जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो जब रिंग ऑफ फंक्शंस हैं तो फंक्शन आर नॉट नंबर्स, ठीक है, तो और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो ऐसा जो है डिवाइज़र जो दोनों को डिवाइड करता हो और उससे बड़ा जो है कोई और डिवाइज़र जो है कॉमन ना हो, वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा। तो उसको इस तरह से लिखा जाता है कि आपके पास वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कौन सा होगा, कि अगर आपके पास एक डिवाइज़र ऐसा है जो एक ए और बी दोनों को डिवाइड कर रहा है, और फिर कोई और डिवाइज़र है जो फिर दोबारा से ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो वो जो नया डिवाइज़र है वो फिर डी को भी डिवाइड करें जो पहले वाला डिवाइज़र है, फिर पहले वाला ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है जी। यानी कि और बाकी सारे डिवाइज़र्स जो उसको डिवाइड करें वो डी को भी डिवाइड करें, ठीक है जी। तो ये आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू एलिमेंट्स, नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ए एंड बी जो है उनकी डेफिनेशन है कि डी विल बी अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है जी, ग्रेटेस्ट, ठीक है, याद रखना है। ये सेकंड वाली कंडीशन ग्रेटेस्ट के लिए होती है। सबसे पहले तो कंडीशन वन कॉमन डिवाइज़र की होगी कि डी डिवाइड्स ए एंड डी डिवाइड्स बी। ग्रेटेस्ट कब होगा, इफ़ डी प्राइम, ठीक है, एक और आपके पास ऐसा है कि डी प्राइम डिवाइड्स ए एंड डी प्राइम डिवाइड्स बी, डी प्राइम भी एक कॉमन डिवाइज़र है, देन डी प्राइम डिवाइड्स डी, तो वो डी को भी डिवाइड करे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल समझने के लिए आपके पास 12 है और फॉर एग्जांपल 16 है, चले ले लें, ठीक है, 12 है और 16 है, ठीक है। अब आपके पास 4 जो है 16 को भी डिवाइड करता है, 4 जो है 12 को भी करता है, ऐसे ही 2 जो है वो भी 16 को भी करता है, 12 को भी करता है, लेकिन 2 4 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो अब कोई भी और डिवाइज़र जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो 4 को भी करेगा, बिकॉज 4 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। 4 भी कॉमन डिवाइज़र है, 2 भी कॉमन डिवाइज़र है 16 एंड 12 का, और 4 इनमें से जो ग्रेटेस्ट है, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है जी। A greatest common divisor of A and B will be denoted by GCD of A and B, ठीक है जी। ये इसका बेसिकली जो है वो नोटेशन होती है, और अब्यूजिंग द नोटेशन क्या कहते हैं, हम इसको अब्यूज़ कर लेते हैं, ठीक है जी। हम ये GCD रिमूव करके सिर्फ ये लिख देते हैं जी, अंडरस्टूड है कि इट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, ठीक है जी। तो प्रॉपर जो है नोटेशन होता है ये है GCD, और फिर उस पेयर को लिख दिया जाता है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि अब्यूजिंग द नोटेशन इस तरह भी लिख लेते हैं सिंपली।
अच्छा जी, फर्दर भी उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम देख लेते हैं, और आपने इसमें जो चीज़ें इसमें मैंने छोड़ी हैं एग्जांपल्स वगैरह, उन सारों को देखना है, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव लिटरेचर है। सारा जो है वो हम इसको नहीं पढ़ सकते, तो मेन आइडियाज़ को लेते हैं, बाकी आपने खुद से इसकी एग्जांपल्स वगैरह थॉरोली स्टडी करनी है। अच्छा जी, नोट दैट बी डिवाइड्स ए इन अ रिंग आर, के बी कब ए को डिवाइड करेगा, इफ़ एंड ओनली इफ़, हाँ जी, ए डिवाइड्स प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी। ठीक है जी, अगर ए इस आइडियल में मौजूद होगा देन ए विल बी इंटू समथिंग, जैसे उसने ऊपर बी एक्स लिखा था ना, तो वो वाली सिचुएशन बन जाएगी। तो बी कब ए को डिवाइड करेगा, ठीक है जी, जब बी के साथ किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करके ए बनाया जा सके। जब बी को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करके आप ए बना सकते हैं, तो इसका मतलब है ए किस में चला गया, प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय बी में, और उसके बाद दोनों आइडियल्स का भी एक रिलेशनशिप बन गया कि इफ़ एंड ओनली इफ a principal ideal generated by A is contained in the principal ideal generated by B। ठीक है जी, तो ये बड़ी अच्छी हमें एक चीज़ जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई। इन पर्टिकुलर इफ़ D इज़ एनी डिवाइजर ऑफ बोथ A एंड B। जी, अब हमने ये देखना है कि आपके पास एनी डिवाइजर ऑफ A एंड B, जैसे अभी हमने बात की, एक 12 ले लिया, एक 16 ले लिया, देन व्हाट हैपन्स, देन द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय D मस्ट कंटेन बोथ A एंड B। जैसे आप देखें कि आइडियल जनरेट इंटीजर्स में अगर आप चेक करते हैं, एक आइडियल आप 12 से जनरेट करते हैं, एक आइडियल जो है वो 16 से जनरेट करते हैं। अब आइडियल जनरेटेड बाय 4 इन दोनों आइडियल्स को कंटेन करेगा, ऐसे ही आइडियल जनरेटेड बाय 2 जो है वो भी इन दोनों आइडियल्स को कंटेन करेगा। वही चीज़ इसमें लिखी हुई है कि अगर ये कॉमन डिवाइज़र है, यानी कि बोथ ए और बी को डिवाइड कर रहा है, तो इससे जो जनरेट होने वाला आइडियल है वो बड़ा होगा, और इन दोनों आइडियल्स को जो जनरेटेड बाय ए एंड जनरेटेड बाय बी, इस इन दोनों को वो कंटेन करेगा। ठीक है जी, हैंस मस्ट कंटेन द आइडियल जनरेटेड बाय ए एंड बी। ठीक है जी, सही है, ठीक हो गया जी। ओके जी, द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और ए और बी भी ज़ाहिर है इस आइडियल में भी पढ़े होंगे। ठीक है जी, द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ 1 एंड 2, ये जो है आपके पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की, ऑफ अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी ट्रांसलेटेड इन टू द लैंग्वेज ऑफ आइडियल्स देयर फोर बिकम रिस्पेक्टिवली। अब ये उसने कहा कि जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उसको उसने फर्दर जो है आइडियल्स की फॉर्म में, ठीक है जी, पहले तो उसने डिफाइन किया ना सिंपली कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होता क्या है। तो अब अगर आप रिंग के एलिमेंट्स के कॉमन डिवाइज़र्स और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र की बात करें और उससे जनरेट होने वाले आइडियल्स को देखें, तो आपके पास ये वाली सूरत हाल बन जाएगी। ठीक है जी, अब वो उस तरफ आ रहा है, क्या बनता है जी, कि इफ़ आई इज़ द आइडियल ऑफ अ रिंग आर जनरेटेड बाय ए एंड बी। आई जो है एक ऐसा आइडियल है जो जनरेट हो रहा है 2 एलिमेंट से ए एंड बी, देन डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इफ़, ठीक है जी, तो डी जो है वो जीसीडी कब होगा, ए एंड बी का इफ़। अच्छा जी, अब ऊपर जो चीज़ हमने यहाँ पे पढ़ी थी वही नीचे आ गई कि आई इज़ कंटेंट इन द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी। अगर आपको याद हो तो ये चीज़ यहाँ पे आपने पढ़ी थी। ठीक है जी, कि ये जो प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी है, ये दोनों आइडियल्स जो है जनरेटेड बाय ए और जनरेटेड बाय बी, इनको कंटेन करेगा। ठीक है, तो अब आपके पास आई जो है विच इज़ जनरेटेड बाय ए एंड बी, वो क्या होगा जी, आई इज़ कंटेन्ड इन द प्रिंसिपल आइडियल। ठीक है जी, अब ये तो ए और बी से जनरेट हो रहा है ना। ठीक है, अब ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल होता है जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। तो बेसिकली ये क्या है जी, आपके पास ए से भी जनरेट हो रहा है, बी से भी। अब हमें पता है कि डी जो है वो कॉमन डिवाइजर है, तो वो ए वाले आइडियल को भी कंटेन करेगा, बी वाले को भी करेगा, और उन दोनों से क्रिएट होने वाले को भी करेगा। तो आई इज़ कंटेन्ड इन द प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी एंड, अब दूसरी वाली कंडीशन को भी आइडियल्स की फॉर्म में वो ट्रांसलेट कर रहा है। इफ़ आइडियल जनरेटेड बाय डी प्राइम इज़ एनी प्रिंसिपल आइडियल, ये एक और प्रिंसिपल आइडियल है कंटेनिंग आई, जो कि इस आई को कंटेन कर रही ही बात यहाँ पे की थी कि डी प्राइम डिवाइड्स ए, डी प्राइम डिवाइड्स बी। तो यहाँ भी क्या है जी, डी प्राइम जो है एक और आइडियल जनरेटेड बाय डी प्राइम इज़ एनी अदर प्रिंसिपल आइडियल कंटेनिंग आई, वो भी आई को कंटेन कर रहा है। देन ऊपर वाली सूरत हाल यहाँ भी है कि आइडियल जनरेटेड बाय डी, ठीक है जी, आइडियल जनरेटेड बाय डी इज़ कंटेन्ड इन आइडियल जनरेटेड बाय डी प्राइम। वही बात जैसे यहाँ पे लिखी हुई है कि डी प्राइम डी को डिवाइड करता है। जैसे हमने देखा 4 को 2 डिवाइड करता है, तो 2 से जनरेट होने वाला आइडियल 4 से जनरेट होने वाले को कंटेन करेगा।
तो यहाँ पे लिखा होता है डी प्राइम डिवाइड्स डी, तो बेसिकली इससे बनने वाला आइडियल कंटेन करेगा इससे बनने वाले आइडियल को, वही लिखा हुआ है यहाँ पे। इस तरफ आपके पास सबसेट वाली नोटेशन होगी, ठीक है जी। अगर आप देखें यहाँ पे कि डी से बनने वाला आइडियल जो है इज़ कंटेन्ड इन, क्योंकि ये जो है डिवाइज़र होगा इस डी का, डी प्राइम डिवाइज़र होगा, तो ये आइडियल जो है इस आइडियल को कंटेन करेगा। ओके जी, दैट्स द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी इफ एग्जिस्ट इज द जनरेटर फॉर द यूनिक स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल आइडियल कंटेनिंग ए एंड बी, ठीक है जी। तो इस तरह से आपके पास द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी, वो एक ऐसा आइडियल जो है वो जनरेट करता है, ठीक है जी, जो उस आइडियल को कंटेन करेगा जो बोथ ए एंड बी मिलके जनरेट करेंगे, और वो स्मॉलेस्ट आइडियल होगा कंटेनिंग दैट आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय ए एंड बी, ठीक है जी। ओके, देयर आर रिंग्स इन विच ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डू नॉट एग्जिस्ट, इसलिए इसने यहाँ पे अगर आप देखें तो ब्रैकेट में लिख दिया कि इफ़ सच एग्जिस्ट, ठीक है जी। तो कुछ रिंग्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पे जीसीडी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है जी। तो आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर के लिए उसने एक प्रोपोजिशन जो है वो दे दी है कि जीसीडी जो है वो कब एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी। इफ़ ए एंड बी आर नॉन जीरो एलिमेंट्स इन द कम्यूटेटिव रिंग आर, आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग आर है और उसके अंदर दो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, that the ideal generated by such that the ideal generated by A and B is a principal ideal, ठीक है जी, कि आपके पास सच दैट कि जो आइडियल जनरेटेड बाय ए एंड बी है वो प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है जी, इक्वल है आइडियल जनरेटेड बाय डी, देन डी इज़ अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, तो तब जो है डी जो है वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी बनेगा, ठीक है जी, सही है। तो ये आपके पास प्रोपोजिशन है। दोबारा से देख लें कि इस प्रोपोजिशन के अंदर वो है आपका मैथमेटिशियन जो है डुमी चैनफोर्टे, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो कहते हैं जी कि आपके पास एक सफिशेंट कंडीशन है, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। दिस कंडीशन इज़ सफिशेंट कि अगर आपके पास ए एंड बी जो है उनसे जनरेट होने वाला आइडियल और किसी एलिमेंट डी से जनरेट होने वाला आइडियल एक ही है, ठीक है जी। एक है प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय डी और एक और आइडियल है जो जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स ए एंड बी, और दोनों एक ही हैं, सेम है। इन दैट पर्टिकुलर केस डी इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी। और फिर ये नेसेसरी नहीं है कि आपके पास डी जो है वो कॉमन डिवाइज़र होगा ही, तो आपके पास जो है वो आपके पास ए और बी का जो है जनरेटेड आइडियल जो है वो आइडियल जनरेटेड में, सॉरी, इसमें आपके पास नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। यहाँ पे एक काउंटर एग्जांपल भी कहीं इसमें लिखी होती है जी। नोट दैट द कंडीशन इन प्रोपोजिशन 2 इज़ नॉट नेसेसरी, पहले चलें इसको देख लेते हैं कि ये कंडीशन जो है नेसेसरी नहीं है। फॉर एग्जांपल द रिंग जी एक्स, ठीक है, जो पोलिनोमियल ऑफ इंटीजर कोफिशिएंट्स जो है, ये वाला रिंग जो है, द एलिमेंट्स 2 एंड एलिमेंट एक्स जनरेट अ मैक्सिमल नॉन प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है जी। आपके पास ये जो आइडियल जनरेट करते हैं 2 एंड एक्स मिलके, ठीक है जी, वो वाला आइडियल जो है मैक्सिमल है, और हमने ये भी देखा था कि वो नॉन प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है जी। दस द आर इज इक्वल टू जनरेटेड बाय 1 इज़ द यूनिक प्रिंसिपल आइडियल कंटेनिंग बोथ 2 एंड एक्स। अच्छा, इसके अलावा जो है आपके पास 1 जो से जनरेट होने वाला आइडियल वही एक आइडियल है, ठीक है, जो आपके पास यूनिक प्रिंसिपल आइडियल है कंटेनिंग बोथ 2 एंड एक्स। इसके अलावा जो है और कोई आपके पास, यानी कि आर इटसेल्फ ही है, दरमियान में कोई और प्रॉपर जो है वो ऐसा आइडियल नहीं है, ठीक है जी, जो इस आइडियल को जो जनरेटेड बाय 2 एंड एक्स हो। सो 1 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 2 एंड एक्स, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो 2 एंड एक्स का जो क्या है वो आपके पास आ गया 1, ठीक है जी। तो अब आपके पास यहाँ पे सूरत हाल ये है कि, एक मिनट में बताता हूँ आपको जी। आपके पास बेसिकली इस काउंटर एग्जाम्पल में उसने ये चीज़ डिस्कस की है कि अगर आप आइडियल जनरेट करते हैं 2 एंड एक्स के साथ तो वो नॉन प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था कि अगर ए और बी मिल के प्रिंसिपल आइडियल जनरेट करते हैं तो आपके पास प्रिंसिपल आइडियल जनरेट होने का मतलब क्या है कि सिंगल एलिमेंट से हो रहा होगा, तो दैट विल बी अ जीसीडी ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे सूरत हाल क्या है जी कि जीसीडी तो है आपके पास 2 एंड एक्स जो है उनका जीसीडी 1 है, ठीक है जी। और आपके पास अब ये सफिशेंट नहीं है कि जीसीडी से एक आपने जो है वो क्रिएट किया आइडियल, ठीक है जी, जीसीडी से, और फिर आपने कह दिया जी कि ये जो आइडियल जनरेटेड बाय 2 एंड एक्स है, ठीक है जी, यहाँ पे
टू एंड एक्स से जो जनरेट होने वाला वो भी प्रिंसिपल आइडियल होगा, इसके इक्वल होगा। दोनों का इक्वल होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। यानी कि आम सेंस में ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो जीसीडी आपके पास जनरेट कर रहा है आइडियल, ये वही आइडियल हो जो वो दो एलिमेंट्स मिलके कर रहे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके पास टू एंड एक्स जो है मिलके जो आइडियल जनरेट कर रहे हैं वो नॉन प्रिंसिपल है, जाके जबकि आर इटसेल्फ जो है वो ट्रिवियल एक प्रिंसिपल आइडियल है, ठीक है जी। तो ये आपके पास है कि अगर जीसीडी से कोई आइडियल जनरेट हो रहा है, ठीक है जी, तो ज़रूरी नहीं कि वही आइडियल आए आपके पास जो किसी दो एलिमेंट्स जो जिनका वो जीसीडी है उनसे बनने वाला है। लेकिन इस तरफ से ये चीज़ जो है होल्ड करती है कि अगर ए और बी से जनरेट होने वाला आइडियल जो है वो प्रिंसिपल है, यानी कि जनरेटेड बाय ए सिंगल एलिमेंट है, तो वो वाला एलिमेंट जो है वो लाजमी है कि फिर उनका जीसीडी होगा, ठीक है जी। तो ये इसमें लिखा हुआ था। अच्छा जी, इसमें सॉरी एक और डेफिनेशन भी होती है, ठीक है, बेजुए डोमेन, ठीक है जी। इसमें टी साइलेंट है, बिजुए पढ़ते हैं इसको, बिजुए डोमेन, ठीक है जी। तो इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं, इसको आपने डिटेल से पढ़ लेना, मैं तो इसको वर्ड बाय वर्ड जो है उससे अवॉइड ही कर रहा हूँ। बहरहाल देख लेते हैं। दिस एक्सप्लेन्स वाई द सिंबल ए, जो पेयर लिखते हैं ए बी, इज़ ऑफन यूज टू डिनोट बोथ द आइडियल जनरेटेड बाय ए एंड बी एंड अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। इसलिए कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है वो डी है और ये भी प्रिंसिपल आइडियल है, और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र जो है उसको भी जो है आप लिखते हैं डी के साथ, और इनका आइडियल जनरेटेड बाय उसके ऊपर पेयर लिखा जाता है, इसलिए उसने कहा है कि ये सिंबल हम यूज़ करते हैं आइडियल जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स। अच्छा, ये आपके पास था। एन इंटीग्रल डोमेन इन विच एवरी आइडियल जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स इज़ अ प्रिंसिपल आइडियल, ठीक है। स्पेशल किस्म की डोमेन्स आ गई हैं, ठीक है। वो वाली इंटीग्रल्स डोमेन इन विच एवरी आइडियल विच इज़ जनरेटेड बाय टू एलिमेंट्स इज़ प्रिंसिपल। तो इस तरह की इंटीग्रल डोमेन्स का एक ख़ास नाम होता है, इनको बिजुए डोमेन्स कहते हैं, ठीक है। बिजुए डोमेन जो है, ठीक है, बेजुए डोमेन वो कौन सी होती हैं? ऐसी इंटीग्रल डोमेन जिसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट से आप आइडियल जनरेट करें और वो क्या है, प्रिंसिपल आइडियल हो, ठीक है, सही है। तो आपके पास बेसिकली उनका जीसीडी जो है वो एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है जी। जो प्रिंसिपल आइडियल क्रिएट करने वाला एलिमेंट वो बेसिकली यहाँ से हमें पता है कि डी विल बी अ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी, सही है। ओके जी, तो इसको आपने बाकी सारा जो है वो पढ़ लेना, बल्कि इसमें लिखा हुआ है कि आपके पास ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे दोज रिंग्स एंड शो दैट देयर आर बेजुए डोमेन्स कंटेनिंग नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स, के आपके पास बेजुए डोमेन्स ऐसी भी हैं, ठीक है जी, जिनके अंदर नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स भी हैं, ठीक है। नॉन प्रिंसिपल आइडियल्स भी मौजूद हैं, ठीक है, जिनके नॉट जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है जी। लेकिन जो भी दो एलिमेंट्स से जनरेट हो रहे होंगे वो लाजमी जो है वो प्रिंसिपल, सॉरी क्या नाम है उनका, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल आइडियल्स हैं, ठीक है जी। तो इसके अलावा भी उनके आइडियल्स होंगे, ठीक है जी। 3. लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन if two elements d and d prime of R generate the same principal ideal। अच्छा, अब अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट्स हैं इंटीग्रल डोमेन R के जिनसे जनरेट होने वाले प्रिंसिपल आइडियल्स जो हैं वो इक्वल हैं, आइडियल जनरेटेड बाय d इज सेम एज द आइडियल जनरेटेड बाय d प्राइम, देन d प्राइम कैन बी रिटन एज सम यूनिट इनटू d, ठीक है जी। और इन पर्टिकुलर इफ d एंड d प्राइम आर बोथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑफ a एंड b, कि आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन के दो एलिमेंट्स हैं ए एंड बी और डी प्राइम उनके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स हैं, तो फिर भी आप डी प्राइम को लिख सकते हैं सम यूनिट इनटू डी फॉर सम यूनिट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस चीज़ को देखते हैं। आपने आर जो है वो कोई इंटीग्रल डोमेन ले ली, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले तो है कि अगर इनमें से कोई एक ज़ीरो है, ठीक है जी। अच्छा जी, कोई एक ज़ीरो है तो होगा क्या, उससे जनरेट होने वाला आइडियल क्या हो गया, ज़ीरो आइडियल, और दूसरी तरफ जो है वो आइडियल भी उसकी इक्वल है, ठीक है जी। तो वो भी ज़ीरो आइडियल बन गया, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हम डी को ज़ीरो ले लेते हैं ना, सम एनी ऑफ देम इज़ ज़ीरो, तो डी से जनरेट वाला आइडियल ज़ीरो कौन सा आइडियल जनरेट करता है जिसमें सिर्फ सिंगलटन जो ट्रिवियल आपके पास आइडियल है ज़ीरो, ठीक है। और ये भी उसकी इक्वल है, इसमें भी ज़ीरो आ गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि डी प्राइम भी ज़ीरो है। अगर डी ज़ीरो है तो डी प्राइम भी ज़ीरो हो गया, क्योंकि दोनों के आइडियल एक हैं। तो यहाँ से कोई भी यूनिट लगा के ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो बनाया जा सकता है, कोई भी यूनिट लगाएं और ज़ीरो इज़ इक्वल टू यू इंटू ज़ीरो। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अज्यूम ये कर लें कि दोनों जो हैं वो नॉन ज़ीरो हैं, ठीक है जी, सही। सो वी में अज्यूम डी एंड डी प्राइम बोथ आर नॉन ज़ीरो। अब डी जो है
जो आइडियल खुद जनरेट कर रहा है उसको तो बिलोंग करता ही है। अब वो आइडियल जो है वो इक्वल टू आइडियल जनरेटेड बाय डी प्राइम है, ठीक है जी। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि डी जो कि इसको बिलोंग कर रहा था अपने आप से जनरेट होने वाले आइडियल को, वो इसको बिलोंग कर रहा है क्योंकि आइडियल सेम है। तो इसका मतलब है कि डी को लिखा जा सकता है कोई एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय डी प्राइम, अभी वो यूनिट नहीं बना, ठीक है जी। Therefore, there exists some x belonging to the integral domain R such that d can be written as x into d prime। ऐसे ही अब d प्राइम जो है अपने आप से जनरेट होने वाले आइडियल का हिस्सा तो है ही, और वो आइडियल इक्वल है d से जनरेट होने वाले आइडियल के। तो इसका मतलब है d प्राइम को d इंटू समथिंग लिखा जा सकता है। तो आपने एज्यूम कर लिया कि देयर इज सम y इन द इंटीग्रल डोमेन R सच दैट डी प्राइम को आपने लिख लिया, ठीक है जी, डी इंटू वाई, क्योंकि यहाँ पे आ गया था डी इंटू वाई, ठीक है, वाई इंटू डी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब आपने इस वाले में डी प्राइम की वैल्यू जो है वो लगा दी कि डी इज इक्वल टू एक्स डी प्राइम था, और डी प्राइम क्या है जी, वाई डी। तो यहाँ पे डी एक्स और वाई डी आ गया, डी इज इक्वल टू एक्स वाई डी आ गया। अच्छा, यहाँ से एक ही साइड पे दोनों को किया, डी कॉमन निकाला। अब डी जो है यहाँ से अब हम ये चल रहे हैं कि बोथ डी एंड डी प्राइम आर नॉन ज़ीरो, ज़ीरो वाला केस भुगता दिया हमने। यहाँ से आपके पास क्या आ गया जी कि अगर डी ज़ीरो नहीं है तो ज़ाहिर है आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, लेट आर बी एन इंटीग्रल डोमेन, आप इस अजम्पशन के साथ चल रहे हैं। तो जब भी प्रोडक्ट ज़ीरो होगा कोई ना कोई उनमें से ज़ीरो ज़रूर होगा। डी नॉन ज़ीरो था तो आपके पास ये साथ वाला वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया, एक्स वाई इज इक्वल टू वन हो गया। बोथ एक्स एंड वाई आर यूनिट्स, ठीक है, एक्स और वाई यूनिट्स हो गया। डी क्या हो गया, यूनिट इंटू डी प्राइम, यही आपने प्रूव करना था। और डी प्राइम क्या हो गया, यूनिट इंटू डी। ये तो चीज़ होगी कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है जिसमें दो एलिमेंट्स डी और डी प्राइम जो है वो सेम प्रिंसिपल आइडियल्स जनरेट कर रहे हो, तो उनको एक दूसरे के साथ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोई यूनिट लगा के, डी प्राइम इज इक्वल टू सम यूनिट इंटू डी, ऐसे डी इज इक्वल टू सम यूनिट इंटू डी प्राइम, ठीक है जी। अब फर्दर आपके पास आते हैं कि अगर डी एंड डी प्राइम आर बोथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, ठीक है जी। अब आपके पास हुआ क्या कि डी एंड डी प्राइम आर बोथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, तब भी हम ऐसे लिख सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है, द सेकेंड assertion follows from the first, since any two greatest common divisor of a and b generate the same principal ideal। हमें तो ये पता है कि जो भी greatest common divisor of a b है वो प्रिंसिपल आइडियल जनरेट करता है, वो एक ही होगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर तो यूनिक होता है ना, कोई दो एलिमेंट्स हैं उनके दो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स तो नहीं हो सकते। अगर आप ए बी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर डी को कहते हैं या डी प्राइम को कहते हैं, उनसे जनरेट होने वाला प्रिंसिपल आइडियल सेम होगा, ठीक है जी। वो हमने शुरू में डिस्कस कर लिया है। तो दोबारा से आप वहीं पे आ गए कि प्रिंसिपल आइडियल जो है वो सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि एक को दूसरे के साथ लिख सकते हैं कोई यूनिट लगा के, ठीक है जी। नेक्स्ट लाइन में चले पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ यूक्लिडियन डोमेन्स इज दैट ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर्स ऑलवेज एग्जिस्ट, ठीक है, यूक्लिडियन डोमेन्स के अंदर, एंड कैन बी कंप्यूटेड एल्गोरिथमेटिकली, ठीक है जी। तो आप इसको एल्गोरिथमिकली जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है थ्योरम वगैरह इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उनको देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपने इसको सही तरह से पढ़ना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन्स, ठीक है जी, इनको करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।